लीजिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी का अब मैं आगे न्यूमेरिकल्स में अभी तक मैंने आपको जो है ओम्स लॉ तक को करवा दिया था। अब मैं आपको स्टार्ट करूंगा रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड। तो सबसे पहले मैं छोटा सा आपको एक इसका इंट्रो दे देता हूँ सो डैट आपको एक रिफ्रेश सा हो जाए आपके ब्रेन में कि भाई इसमें हमने क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस जो होते हैं वो मेटल की एक ऐसी मेटल की बोल लीजिए जिसमें से हम करंट को पास करेंगे। उस मटेरियल की ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि उसके इलेक्ट्रॉन्स के स्मूथ फ्लो को अपोज करता है। अब ये मटेरियल टू मटेरियल डिफरेंट करता है, अलग अलग तरह से उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब मैं आपको इसमें ये रेजिस्टेंस किस तरह से हम एक सर्किट के अंदर लगाते हैं, उससे इफेक्टिव रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस से बोलते हैं वो कितना लग जाता है पूरे सर्किट के अंदर। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का मतलब बताऊंगा क्या है। तो देखिए एक तो होता है रेजिस्टेंस को हम लगा सकते हैं या तो सर्किट के अंदर सीरीज में, या फिर लगा सकते हैं हम पैरेलल में। तो सीरीज के अंदर क्या होता है कि जैसे तीन रेजिस्टेंस है मान लीजिए, तो आपने उनको तीन रेजिस्टेंस को एक साथ एक ही वायर में जगह जगह पे लगा दिया। तो इनको हमने नाम दे दिया R1, R2 और R3। तो ये रेजिस्टेंस जो है ना सीरीज में लग गए। और अगर मैं बोलता हूँ पैरेलल में, तो पैरेलल के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ये वायर ली, एक वायर में से हमने तीन वायरें और जोड़ दी। एक वायर पीछे से आ रही है, उस वायर के एंड को हमने के साथ तीन वायर लगा दी। तो तीन वायर जो निकली उनमें से एक वायर ये है, इसको मैं शो कर रहा हूँ कि इसके अंदर ये रेजिस्टेंस है, एक ये इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इस वायर्स को, तीनों वायर्स के एंड्स को फिर फर्दर हमने एक और वायर ली, उसके साथ जोड़ दिया। तो ऐसे केस में मतलब ये एक वायर थी, लंबी वायर थी, उसको हमने यूँ काटा यहाँ से, और उसके अंदर फिर हमने तीन वायर और जोड़ी, उनके एंड पॉइंट्स इसके दोनों एंड पॉइंट्स में जुड़े। तो ऐसे में ये सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस लगे ये पैरेलल में हो गए, पैरेलल हैं ये दूसरे के। तो इनको बोल दिया R1, ये R2 और ये R3। तो ध्यान रहे एक बात, करंट के मामले में ना, करंट अच्छा इसमें जो सीरीज में होता है करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये बात को दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है न्यूमेरिकल्स के लिए। इसमें करंट कांस्टेंट रहता है बट वोल्टेज वेरी करती है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वेरी करेगी। यानी कि अगर यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस हैं तो तीन वोल्टेजेस होंगी और तीनों का सम इसके अक्रॉस जितनी इसके पीछे से जो वोल्टेज आ रही है उसके बराबर का ही होगा। करंट लेकिन कांस्टेंट रहेगा। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, इन द केस ऑफ पैरेलल के केस के अंदर एक्चुअल में वोल्टेज जो होती है ना वो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस कांस्टेंट रहती है। जैसे हमारे घरों में जो रेजिस्टेंस लगाई जाती है ना, रेजिस्टेंस का मतलब है, जैसे अगर मैं कहूँ घरों के अंदर, तो घरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो पंखा भी एक रेजिस्टेंस है, बल्ब भी एक रेजिस्टेंस है, एयर कंडीशन भी रेजिस्टेंस है, हर चीज़ रेजिस्टेंस है। जो बिजली के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जितने भी हैं सभी को आप रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो ये बेसिक एक थंब रूल बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पर ये तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसलिए हमारे से घर में बल्ब या एसी या पंखा, कुछ भी रेफ्रिजरेटर, कुछ भी लगा हुआ है, तो उनके ऊपर जो वोल्टेज अगर आप चेक करेंगे ना, उसके दोनों पॉइंट्स पे लगाएंगे, अगर दो पॉइंट्स जहाँ पे है तो उस पर आपको 220 वोल्ट ही मिलेगा। 220 या 230 वोल्ट रखते हैं, ठीक है। तो सब पे सेम रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा हूँ कि तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, बट करंट जो है ना वो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वेरी करेगा। यही चीज़ हमारे घर में भी होता है, हर एक अप्लायंस के लिए करंट लगाता है। तो टोटल करंट जो सर्किट के अंदर आ रहा है पीछे से, वो आ रहा है मान लीजिए I पीछे से। ये पीछे से करंट आया, यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर पहुँचते ही करंट ने तीन डायरेक्शंस ले ली क्योंकि तीन रास्ते निकल रहे थे। तो ये तीन रास्तों में जो पीछे से करंट आ रहा है वो तो मान लीजिए जस्ट मतलब मान लीजिए जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये अगर 6 एम्पीयर आ रहा है पीछे से, तो हो सकता है इसके पास 3 एम्पीयर आ रहा हो, यहाँ पर ये 3 एम्पीयर यूज़ कर रहा हूँ, तो बाकी जो बचेगा वो 6 में से 3 तो इधर चला गया, तो बाकी जो 3 एम्पीयर बचेगा वो इन दोनों के पास जाना है। तो हो सकता है इसके पास 1 एम्पीयर आ रहा हो, इसका 2 आ रहा हो, मतलब टोटल का सम जो आएगा वो 6 ही आएगा। पीछे से जो आ रहा था, जितना पीछे से आ रहा है उसका ही सम होता है इन तीनों का, यानी कि I1,
प्लस I2 प्लस I3, ये टोटल करंट जो पीछे जा रहा है उसका सम होगा यहाँ पर, ठीक है जी, ध्यान रहे। अच्छा, दूसरी बात एक मैं आपको जो अक्सर बच्चों को चीज़ों को कई बार गलती लगती है वो बताता हूँ। इसके अंदर पैरेलल के अंदर ही जो सर्किट्स के अंदर थोड़ा सा बाद में डिटेलिंग में बताऊँगा, डिटेल जब मैं आगे क्वेश्चन करूँगा। देखिए, जब भी जैसे ये इस तरह का डायग्राम बन रखा है, ये वायर्स हैं और इधर से करंट आ रहा है, इसमें अपनी रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस है, और ये करंट जा रहा है। तो ये जो ऐसे रेजिस्टेंस जो लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस तो ठीक है, क्योंकि जंक्शन से के ऊपर से तीनों अगर तीन वायर्स निकल रही हैं, तो जिस जंक्शन से निकल रही है ना, उस जंक्शन से ही तीनों उसके एंड्स मिलने चाहिए, वहाँ से आना चाहिए, और उसकी फिर नेक्स्ट वही तीनों वायर्स एक ही जंक्शन फिर मिलनी भी चाहिए। लेकिन अगर रेजिस्टेंस कोई सर्किट में डायग्राम में कुछ इस तरह से लगा दी गई है, तो ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये वाला पार्ट, ये रेजिस्टेंस जो है ना गलत लगी हुई सर्किट के अंदर, ये रेजिस्टेंस ठीक नहीं है, ये गलत हो गई है, क्योंकि करंट यूँ जा रहा है या यूँ जा रहा है, मतलब ये करंट यहाँ यूँ निकलेगा या यूँ निकलेगा, इसके अंदर नहीं घुस सकता। बात समझ में आ गई? तो इसको बाकी मैं डिटेल में जब क्वेश्चन और करूँगा इसके, तो उसके ऊपर मैं बताऊँगा आपको। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके साथ न्यूमेरिकल्स। तो ध्यान से समझिएगा, रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आज जो मैं क्लास लूँगा इसके रेजिस्टेंस की दो क्लासेस तो कम से कम लेनी पड़ेंगी मुझे, जिसके अंदर मैं रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा डिफरेंट तरह से। तो आज का लेवल थोड़ा सा स्टार्टिंग लेवल होगा, बेसिक लेवल होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में लेवल को और बढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो पॉज कर लीजिएगा यहाँ पे और नोट कर लीजिए इसको। प्लीज स्टूडेंट्स, पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है आपके सामने, इफ 4 रेजिस्टेंस each of value 1 ohm connected in series, what will be the resultant resistance in the circuit भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। अब ये कह रहे हैं एक सर्किट के अंदर 4 रेजिस्टेंस लगाए गए हैं और हर एक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो देखिए 1 ओम ईच। तो मैंने इसका रफ डायग्राम बनाता हूँ। एक ये पहली रेजिस्टेंस R1, ये दूसरी रेजिस्टेंस ये R2, ये तीसरी रेजिस्टेंस थर्ड R3, ये फोर्थ रेजिस्टेंस R4, ये सीरीज में लगा दिए। हर एक की 1 ओम की इसकी वैल्यू है स्ट्रेंथ, ठीक है जी, ठीक है। ये करंट को हम शो कर रहे हैं आई, खैर आई का भी फिलहाल यहाँ पे कोई ज़्यादा रोल नहीं है। इन्होंने बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने उठाया है। ये कह रहे हैं कि टोटल सर्किट के अंदर, अगर मैं सर्किट को पूरा करता हूँ, चलो सर्किट बनाता हूँ के सामने, ये सर्किट है। कह रहे हैं इस सर्किट के अंदर ये चारों रेजिस्टेंस मिलकर कितना रिजल्टेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होगी, इनकी कंबाइंड में ये टोटल कुल मिलाकर ये चारों रेजिस्टेंस मिलकर कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगी, कितना अपोजिशन क्रिएट करेंगी। तो इसके लिए, क्योंकि ये सीरीज में है, आर रेजिस्टेंस के लिए एस स्टैंड फॉर सीरीज, तो आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जो 4 रेजिस्टेंस थी तो चारों को ऐड करेंगे। तो ये आपको मैंने फॉर्मूले में बता चुका हूँ कि सीरीज में चारों रेजिस्टेंस ऐड हो जाती हैं। तो R1 है 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, तो ये कितना आ जाएगा 4 ओम। तो टोटल सीरीज में जब ये सर्किट के अंदर, मतलब अब इसका मतलब क्या निकल गया, इसको हम डायग्राम को दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं हम, यानी कि ये डायग्राम बना सकते हैं, सॉरी। तो अब ये डायग्राम के अंदर इन चारों रेजिस्टेंस को मिलाकर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो 4 ओम की आ रही है। तो हम इस डायग्राम को ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि आगे के जब आगे मैं क्वेश्चंस करूंगा तो उसमें मैं ऐसा करूंगा कि भाई इस सर्किट के अंदर इन चारों रेजिस्टेंस ने मिलकर 4 ओम का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया है, तो मैंने इसको डायग्राम चेंज करके ऐसा बना दूंगा। तो ये डायग्राम 4 ओम का इसने किया है इन्होंने, ठीक है जी। तो ये बेसिक भी है, और दूसरा ये आने वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या आपके साथ होने वाला है, मैं उसकी एक भूमिका बना रहा हूँ एक तरह से, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप पॉज में कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोल रखा है, ये मैंने डायग्राम बनाया, रफ डायग्राम है। क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ था बट मैंने बनाया है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 2 रेजिस्टेंस 6 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर कोई 2 रेजिस्टेंस 6 ओम के और 3 ओम के हैं,
अगर हम इनको पैरेलल में लगाते हैं तो बताइए सर्किट के अंदर टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना प्रोड्यूस करेंगे, ये कितना ऑपरेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल के अंदर केस में क्या होता है, हम उसमें लिखते हैं 1/r, r p में, p का मतलब है यहाँ पे पैरेलल के लिए मैंने दिखा रहा हूँ ये, तो इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस हैं R1 और R2, इसलिए मैंने R1 और R2 लिख दिया। 1/रेजिस्टेंस इन पैरेलल इजिकल टू 1/r1 है 1/6 प्लस 1/r2 है 3। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना रहेगा, 6 और 3 का कितना होगा एलसीएम, 6 और 3 का आप लगा देते हैं तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 को किससे करेंगे, 6 आ जाएगा 1 से 1 1 प्लस 3 को किससे करेंगे, 6 आ जाएगा 2 से, 2 1 2। तो फाइनली 1/ रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 3/6। इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसके बाद याद रखना इसको रेसिप्रोकल करना होता है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 6/3, Rp/1 मतलब वो वही हो गया, तो 3 2 6। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इस सर्किट के अंदर जो ये दोनों रेजिस्टेंस मिलकर कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इफेक्ट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना है, वो सिर्फ 2 ओम का है। तो यानी कि इसी डायग्राम को हम दोबारा से जब बनाएंगे तो इस तरह से शो कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इनको कुछ वैसे कर दिया है वही लगी हुई है, बट उन्होंने ना मिलकर इस पूरे रेजिस्टेंस में सिर्फ 2, एक्चुअली लिख रहे हैं तो 2 ओम के बराबर का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया इन दोनों ने मिलकर, 6 और 3 ओम के रेजिस्टेंस में, क्योंकि पैरेलल में लगे हुए थे। पैरेलल में हमेशा रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेसिप्रोकल हो रहा है ना क्योंकि, और सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ता ही है क्योंकि वो ऐड हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको आप 2 ओम इसका आंसर है इस रेजिस्टेंस का। इसको आगे चलकर आपको ये छोटी छोटी बातें जो है ना, नॉलेज, ये बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है आपको इसमें प्रॉपर अभी दिखाई ना दे रहा हो क्योंकि बिकॉज ऑफ ब्लर हो रही हो इमेज, क्योंकि छोटा लिखा हुआ है। मैं फिर पढ़ देता हूँ। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एक सर्किट के अंदर एक बल्ब लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस 20 ओम है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर 4 ओम, दूसरी एक वायर लगी हुई है 4 ओम की, आर कनेक्टेड इन सीरीज, उनको सीरीज में लगाया हुआ है, तो विद अ 6 वोल्ट बैटरी। अब इतनी लाइन को पढ़ने पर देखो मुझे क्या समझ में आया, मुझे समझ में आया कि एक बल्ब और एक जो है वायर है रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम की, तो ये मैंने बल्ब का बना दिया डायग्राम, ये बल्ब के लिए होता है ये डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम्स में जब हम बनाते हैं ये बल्ब शो कर रहा है। फिर जिसकी रेजिस्टेंस है 20 ओम, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस 20 ओम। फिर ये एक वायर है, रेजिस्टेंस वायर बोल दी, जिसकी रेजिस्टेंस दी हुई है 4 ओम। इन दोनों, ये दोनों सीरीज में है, इन सीरीज, तो सीरीज में आ गए ये दोनों। फिर इसको जोड़ रखा है एक बैटरी से, प्लस माइनस 6 वोल्ट की बैटरी है वो, 6 वोल्ट। ये मैंने बना दिया सर्किट। ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए, जब स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, पहला क्वेश्चन जो किया उसमें मैंने आपको बोला है कि अगर 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो वो उनकी टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी आएगी, ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस हैं और दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पर जब मैं सोल्यूशन करूँगा तो क्या लिखूँगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज या टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। तो R1, ये R1 बोल दिया मैंने और ये मैंने R2 बोल दिया, तो R1 प्लस R2, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में आ जाएगा 20 ओम प्लस 4 ओम, दैट इज 24 ओम। तो ये पहला पार्ट हुआ ए, जिसमें मैंने बोल रखा है भाई टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो अब ऐसे केस में अब मैं डायग्राम को चेंज कर सकता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा डायग्राम, ये कुछ ये ऐसा हो जाएगा, हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। अब 24 ओम और ये है 6 वोल्ट। तो अब मैंने इन दोनों को इकट्ठा करके इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिखाने के लिए बता दिया कि भाई इन दोनों ने मिलकर इस सर्किट के अंदर 24 ओम का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं टोटल। पूछा होगा करंट। अब आइए ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या होता है, R इंटू आई होता है। वोल्टेज है 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस भी है, R भी है मेरे पास, तो बड़े आराम से तीसरी चीज़ करंट निकल सकती है। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, यही 3 चीज़ें तो होती हैं एक सर्किट के अंदर।
और तीन में से अगर दो चीज़ें हमें पता है तो तीसरी निकल सकती है। और इसका वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का हमें जो एक रिलेशन दे रखा है वो ओम्स लॉ ने दे रखा है। इनमें क्या रिलेशन है, ओम्स लॉ। तो वोल्टेज के लिए 6 लगा दिया, रेजिस्टेंस के लिए 24 लगा दिया, करंट के लिए I लगा दिया। हमसे पूछा क्या है, करंट, तो मैंने I को ही छोड़ दिया, 6/24 इज इक्वल टू I। तो 6 चौक 24, यानी कि करंट कितना बनेगा, I इज इक्वल टू 1/4। अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1 को 4 से, पॉइंट लग गया 0, 4 2 जा 8, 2 5, तो फाइनली करंट क्या आएगा, 0.25 एम्पियर, क्योंकि करंट है ये। तो लीजिए करंट भी आ गया। अब मैंने डायग्राम मिटाया नहीं है, ये इन्होंने बोल रखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब। अब जरा ध्यान देना इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आज जब मैंने स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि अगर रेजिस्टेंस, आपने ये सब 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट नहीं, 6 वोल्ट तो पूरे सर्किट में है। इन्होंने क्या पूछ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज, वोल्टेज पूछ ली है किसके, अक्रॉस बल्ब। कह रहे हैं यार बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी। तो मैंने बोला, मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम सीरीज में लगाते हैं ना तो वहां पर वोल्टेज वेरी करती है, और वो वोल्टेज जो वेरी करती है, जितने रेजिस्टेंस होंगे सीरीज में उतनी हर एक अप्लायंस के अक्रॉस वोल्टेज चेंज होती चली जाएगी। अब यहाँ पर लेकिन उसका सम जो होगा वो बराबर होगा जो पीछे से वोल्टेज आ रही है, यानी कि अकॉर्डिंग टू दैट नॉलेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो सकते हैं इन सीरीज। आपने लिख देना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा सेंटेंस में कि इन सीरीज सर्किट वोल्टेज वेरीज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो देयरफॉर उनका जो सम है वो टोटल पीछे से जो वोल्टेज आ रही है उसके बराबर होगा। अब V1 निकालना है मुझे अब ये पता नहीं, V तो चलो पता है ये 6 वोल्ट है, बट V1 और V2 पता ही नहीं कितने। अब देखिए, अब मैंने आपको साथ में ये भी बोला था कि पीछे से जो करंट आ रहा है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि 0.25 एम्पियर का करंट आ रहा है यहाँ पे पीछे से, ये कांस्टेंट रहता है, हर एक का क्रॉस वोल्टेज चेंज हो जाती है। तो अब मैंने बोला V1 इज इक्वल टू, देखिए ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, V इज इक्वल टू R इंटू आई, बट ये V इज इक्वल टू R इंटू आई तो पूरे सर्किट के लिए था। यहाँ पे अब ये सर्किट के अंदर एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो गया, तो मैंने बोला V1 इज इक्वल टू, क्योंकि रेजिस्टेंस 1 के लिए बोल रहा है और करंट उसमें आई आएगा, करंट उसमें आई ही आएगा। तो V1 वोल्टेज 1 पता ही नहीं है, V1 रेजिस्टेंस 1 पता था, R1 कितना है 20, और करंट कितना है, करंट आप चाहो तो 0.25 लिख दो या 1/4 लिख दो। मैं कैलकुलेशन करने के लिए इसको 1/4 लिख देता हूँ क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, वरना 0.25 या 1/4 बात एक ही है, मैंने उसी को डिवाइड किया हुआ है। तो ये 4 से कट जाएगा, 4 5 या 20, तो वोल्टेज V1 कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। ये क्लियर हुआ। अब ये V1 5 वोल्ट आ चुका है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 है। तो देखिएगा जरा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 है, तो V कितना है 6 वोल्ट इज इक्वल टू V1 अभी भी निकाला है मैंने 5 प्लस V2। मैं इसको डायग्राम को इतने को बढ़ा देता हूँ सो डैट आपका कैलकुलेशंस का सामने आ जाए। अब देखिए ये 5 को इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 6 - 5 इज इक्वल टू V2, तो V2 कितना रहेगा 1 वोल्ट। तो डी पार्ट भी आ गया, मैंने डी पार्ट भी निकाल दिया क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड जो वायर थी, रेजिस्टेंस वायर थी, इसके अक्रॉस कितना है। वैसे चाहो तो आप इसके अक्रॉस भी वोल्टेज, अगर आपको V2 निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, V2 इज इक्वल टू R इंटू आई, बात वही है। लेकिन हमें ये पता था कि यार जो टोटल पीछे से वोल्टेज आ रही है उसका ही सम होता है इन दोनों के, यहाँ पे अगर दो ही दिए हुए रेजिस्टेंस तो इन दोनों के अक्रॉस जो आने वाला वोल्टेज है उसका सम के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने उसके पॉइंट से मैंने निकाल दिया कि V मुझे पता था, गिवन था क्वेश्चन में 6 वोल्ट, टोटल सर्किट के अंदर कितना वोल्टेज है, और V1 मैंने अभी भी निकाल लिया था, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, और प्लस इक्वल टू V2 मुझे पता नहीं था, उसको V2 लिख दिया, तो उससे भी मैंने ये निकाल लिया, ठीक है जी। तो इसको प्लीज़ पॉज करिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल लेवल का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा है ये, इनको ऐसे मत लेके चलना अरे यार ठीक है आ गया, ये कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। कॉन्सेप्ट्स को आप पकड़ते चलिए, आहिस्ता 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 अपने दिमाग में रखिए, तो जैसे जैसे बड़े कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है कि हम टाइमली ना हम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं कर पा रहे होते या हमें रिकॉल नहीं हो रहे होते,
कि भाई टाइमली कौन सा वाला कॉन्सेप्ट हमें किस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप छोटे छोटे अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स को पकड़िए और उनको दिमाग में रखिएगा और टाइमली फिर आपका ब्रेन जो है ना ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपका दिमाग रिकॉल करना शुरू हो जाएगा कि भाई कौन सी जगह पे कौन सा वाला कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे है, यही 2 कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी पहले बताए थे आपको। प्लीज़ पॉज कर लीजिएगा इसको और नोट डाउन कर लीजिए। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि हो सकता है आपको फिर भी इसमें भी वही देखने में प्रॉब्लम आ रही हो। फाइंड द करंट इन द सर्किट। इस सर्किट को दिया हुआ है, ये 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, 6 ओम का और 4 ओम का, और ये बीच में इन्होंने बैटरी लगा दी। अब ये ना एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ज़्यादा दिया हुआ है, ये मुश्किल नहीं है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है बस ये, और कुछ नहीं है। तो ऑल्सो फाइंड द करंट इन द रेजिस्टर, यानी कि इस रेजिस्टेंस के अंदर कितना हर एक के ऊपर करंट मिल रहा है वो है। लेकिन पहले सबसे पहले ना आपको ये समझना पड़ेगा डायग्राम को। मैंने आपको एक बात बोली थी कि सर्किट के अंदर ना एक पॉइंट से करंट एंटर करेगा और दूसरे पॉइंट से करंट निकलेगा और उसके बीच में हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें ना, ये वाला पॉइंट जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने ये 2 पॉइंट बना दिए, ठीक है, ये 2 पॉइंट बना दिए हैं और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने इस ढंग से बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से करंट निकल रहा है ये, ठीक है। और इस दौरान हमने इसके ऊपर ये एक रेजिस्टेंस ये लगा दी 6 ओम की और एक रेजिस्टेंस ये लगा दी कितनी 4 ओम की। तो आप कहेंगे सर करंट कहाँ से आ रहा है? करंट आ रहा है, ये देखो ना, ये अब ये कहेंगे सर ये कहाँ से आया? ये देखो ये बैटरी आ गई प्लस का, ये देखो प्लस, और ये नेगेटिव का, ये देखिए। तो ये करंट चल रहा है, ये देखो ये करंट चल रहा है ना। तो करंट इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, बी बोल दिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो करंट यहाँ से यूं इधर को मुड़ रहा है, ये जंक्शन है, इस जंक्शन से इधर को मुड़ रहा है। तो करंट इधर से भी होकर यूं निकल रहा है और इधर से भी होकर यूं निकल रहा है, ठीक है ना। ये देखिए ये करंट इधर को भी जा रहा है, इधर से ये दोनों वायर से होते हुए फिर इधर आ गया। तो ये डायग्राम ऐसा है एक्चुअली में। और अगर आप इन दोनों को देखें रेजिस्टेंस को, अब जरा ध्यान से देखिएगा इन दोनों रेजिस्टेंस को, तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या है? पैरेलल में है। तो सबसे पहले एक तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, टोटल करंट कितना सर्किट में। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, उसके बाद ही आप बाकी के काम करेंगे। देखिए मुझे इतना पता है, देखिए मैं अगर यहाँ पर जैसे खैर इन्होंने तो बोल रखा है करंट, हाँ फाइंड द करंट इन द सर्किट। तो पूरे सर्किट में करंट को निकालना है तो उसके लिए आपको पूरे सर्किट में कितनी वोल्टेज है और पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप टोटल करंट नहीं निकाल सकते सर्किट का, ठीक है। इसमें छोटा सा क्वेश्चन है देखने में, बट इसमें 3 पार्ट्स हैं फर्दर। एक सर्किट के अंदर करंट पूछा हुआ है, फिर उन्होंने बोला है ऑल्सो फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर, यानी कि हर एक रजिस्टर्स के अक्रॉस भी कितना करंट है वो भी बताइए। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ ये I1 जा रहा है इधर करंट इसमें 4 एम्पेयर में और इधर I2 जा रहा है, तो ये I1 और I2 भी निकालना है, बट उससे पहले I पता होना चाहिए। I को निकालने के लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस पता नहीं है तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना निकल के आ रहा है, 6 ओम और 4 ओम के कारण वो दिखते हैं पहले सर्किट के अंदर। तो यहाँ पर लिखा मैंने 1/RP, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, इस डायग्राम को देख के मुझे पता लगा कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब भी ऐसा होगा तो आपको ऐसा डायग्राम बना रखना है तो हमेशा पैरेलल में होगा। कई बारी जानबूझकर टीचर्स ऐसे डायग्राम दे देते हैं हमें कि जो देखने में लग रहे होते हैं कि रेजिस्टेंस पैरेलल में, बट वो पैरेलल में नहीं होते हैं। मैं बताऊँगा आपको आगे चलकर, ठीक है ना। तो ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है, थंब रूल यही है कि आप उस पर ना सर्किट के अंदर कहाँ से जो है सर्किट के अंदर करंट एंटर कर रहा है और कहाँ से वो निकल रहा है, तो उसके बीच में क्या रेजिस्टेंस कैसे लगे हैं उसको देखना होता है। तो वो चीज़ मेन है। तो 1/R1 प्लस 1/R2। R1 क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैंने ले लिया 6 ओम, 1/6 प्लस R2 ले लिया 4, तो 1/4। 6 और 4 का कितना आ जाएगा जी, 12 आ जाएगा। 6 2 जा 2 1 जा, 4 3 जा 3 1 जा। तो 1/रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू
5/12, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 12.5, ठीक है जी। 12.5 आ रहा है, तो 6 और 4 का कितना होता है, 6 और 4 ही है ना ये, तो 6 और 4 का कितना बनेगा, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 4 और ये 3, ठीक है, यही बनना है, 12 ही आएगा इसका। तो 2 6 दूनी 12, देखो 2 4 12 3 3, तो ये टोटल रेजिस्टेंस जो आ रहा है सर्किट के अंदर वो 12.5 ओम का आ रहा है। हमें खैर अभी टोटल रेजिस्टेंस डायरेक्टली नहीं पूछा हुआ, हमसे पूछा हुआ है करंट कितना है यार। तो अब देखिए करंट निकालते हैं, मैंने इसको एक्सप्लोर कर लिया है 1/RP का, ठीक है। तो अब निकालना है मुझे करंट, तो V इज इक्वल टू R इंटू वाई होता है। वोल्टेज कितनी है 24, रेजिस्टेंस मैंने अभी भी निकाली है कितनी 12.5, और करंट कितना है पता ही नहीं है, 3 में से 2 चीज़ें बता दूँ। अब मैं इसको उठा के लेके जाऊँगा, तो क्या बनेगा ये 24 इंटू 5/12 इज इक्वल टू I, 12 गुना 24, तो टोटल करंट कितना आया 5 2 ज़ा 10 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पे सर्किट के अंदर एज अ होलिस्टिक मैनर में पूरे सर्किट में जो करंट आया है वो 10 एम्पियर का आया है। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, और अब देखिए इन दोनों रेजिस्टेंस के कारण सर्किट के अंदर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया 12.5 ओम का। तो मतलब अगर मैं इसको डायग्राम को कुछ ऐसा बना दूँ, देखो ये 12.5 ओम ये है रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और ये है 24 वोल्ट की बैटरी। तो ये वोल्टेज थी, करंट इसमें बह रहा है, रेजिस्टेंस 12.5 ओम का था, उससे मैंने इसके अंदर करंट निकाल लिया। अब ये जो करंट एंटर कर रहा है यहाँ से, ये वाला करंट आई, देखो ये वाला है 10 एम्पियर, मतलब 10 एम्पियर का करंट एंटर कर रहा है यहाँ तक। यहाँ से फिर इस जंक्शन से, इस पॉइंट ए से इस 10 एम्पियर को डिवाइड हो गया, ये मैं बोल रहा हूँ। पैरेलल में ये करंट ऐसे डिवाइड हो जाता है, तो करंट सेम नहीं होता, ऐसा नहीं कि 10 एम्पियर इधर भी आ रहा है 10 इधर आ रहा है, पीछे से 10 आ रहा है तो पीछे, अगर पीछे से ही 10 आ रहा है भाई, अब अगर आपकी मम्मी के पास 1 लीटर दूध है एक भिगोने के अंदर, अब वहाँ पे 2 लड़के सामने खड़े हैं, एक लड़का एक लड़की बहन भाई खड़े हैं, दोनों कह रहे हैं हमें दूध चाहिए, तो ऐसा तो है कि वो 1 लीटर पतीले में से 1 लीटर पहले बड़े लड़के को भी दे देगी और 1 लीटर ही लड़की को दे देगी, ऐसा तो हो सकता है भाई। हो सकता है दोनों को 500 ग्राम यानी कि आधा किलो दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों को 1 लीटर जाएगा। जब पीछे से 1 लीटर आ रहा है तो वो ऐसे हो सकता है कि दोनों को 1 लीटर चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। ये वही चीज़ है कि पीछे से 10 एम्पियर करंट आ रहा है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पैरेलल में इस जंक्शन से, जब ये जंक्शन से मुड़ेगा करंट, तो कुछ करंट इधर को जाएगा, कुछ करंट इधर को जाएगा। अब वो कितना होगा वो नहीं मुझे पता, तो वही पूछा हुआ है हमसे। तो अब देखिए इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो पैरेलल में जो वोल्टेज होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि यहाँ से इफेक्टिव वोल्ट जो टोटल वोल्टेज है वो 24 वोल्ट ही रहेगा दोनों के क्रॉस। तो वोल्टेज 24 रहेगी, करंट यहाँ पर पता नहीं है, मैं ये रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली मैं निकालूंगा। अब ज़रा प्लीज़ इसको पॉज कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। मैं मिटाकर फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि 6 ओम और 4 ओम के क्रॉस कितना जो है करंट आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैं 4 ओम के क्रॉस में बोलता हूँ यार I1 करंट आ रहा है और 6 ओम के क्रॉस I2 करंट आ रहा है। तो V इज इक्वल टू R1 इंटू I1, यहाँ पर मैंने इसको R1 बोल दिया है कि भाई ये रेजिस्टेंस 1 था R1। तो अब देखो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी 24 वोल्ट का ही वोल्टेज है, तो मैंने V रखा हुआ है वोल्टेज को 24 वोल्ट। R1 कितना है 4, करंट पता नहीं है, तो 24/4 इज इक्वल टू I1, 4 से 24, तो कितना आया 6 एम्पियर का। देख रहे हैं पीछे से 10 एम्पियर करंट आ रहा था, तो 10 एम्पियर करंट में से 6 एम्पियर इधर चला गया, तो अब पक्का है, डेफिनेट है कि 4 एम्पियर करंट इधर आएगा। बट मैं इसको भी फॉर्मूले से ही करके दिखाऊंगा। वैसे तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो उसे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको जानबूझकर जो है फॉर्मूले से ही करके दिखाऊंगा, जिस फॉर्मूले से मैंने पहला वाला निकाला है। तो यहाँ पर भी वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, इसके क्रॉस भी V इज इक्वल टू R2, रेजिस्टेंस दूसरा है, ये सेकंड रेजिस्टेंस है R2, और करंट भी इसमें I2 आएगा, नया अलग तरह का करंट आएगा। I2 का मतलब एक अलग करंट है, हमें नहीं पता उसका अमाउंट कितना है। तो V है 24 और R2 है 6 इंटू I2, 24/6 इज इक्वल टू I2, 6 से 24। तो देखिए I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 एम्पियर। और अगर आप वैसे देखिए
इन दोनों को 6 और 4 को ऐड करके देख लो कितना बनता है, 6 + 4 10 एम्पियर बनता है ना, पीछे से करंट 10 एम्पियर का ही आ रहा है क्योंकि, तो ये चेक करने का तरीका भी है। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो और नोट डाउन दिस पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इसमें मैं डायग्राम दिया हुआ था, मैं बताया था इसके अंदर, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इन द सर्किट डायग्राम, ये डायग्राम दिया हुआ है, द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर इज 1 एम्पियर। इसका मतलब ये है, देखिए डायग्राम को पहले देखिएगा। डायग्राम में ये 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, R1 नाम दिया है इसको, ये R2 और ये R3, और ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। कैसे पता लगा, ये देखो पैरेलल में जा रहे हैं, और यहाँ से पीछे से ये एक जंक्शन से 3 वायर निकली हैं, और ये तीनों वायर फाइनली एक ही जंक्शन से फिर मिल गई। तो करंट एक्चुअली में यूँ जा रहा है, ये इधर से निकला और यूँ बहता हुआ फिर वापस इधर। तो अब देखो ये पैरेलल में है, और इन्होंने हमें एक चीज़ बता दी कि यार ये जो रेजिस्टेंस जो 5 ओम है ना रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जो है ना, इसमें से 1 एम्पियर का करंट निकल रहा है, 1 एम्पियर का। लेकिन हमसे बोला गया है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर रेजिस्टेंस, यानी कि ये R2 और R3 में से I2 I3 भी निकालना है, कितना करंट जा रहा है बाकी दो में से। अब उसके लिए देखो यार, अगर आपको I2 निकालना है तो आपके पास रेजिस्टेंस तो है, ठीक है जी, वोल्टेज का वोल्टेज तो है ही नहीं, हमें वोल्टेज भी दी हुई है। आप देखिए डायग्राम में, यहाँ पर ये जो सेल लगा के दिया हुआ है, इसमें मैंने भी लिखा है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज लिखी नहीं मैंने। तो ये वोल्टेज सबसे पहले पता लगानी पड़ेगी, वरना अदरवाइजली आप I2 और I3 नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे बात फिर वही आती है बेसिक्स के ऊपर। ये तीनों क्या हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस हैं। तो पैरेलल में क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, करंट वेरी करता है। यहाँ पे दिखाई भी रखा है, तो I1, इसमें I1 करंट निकल रहा है, रेजिस्टेंस 1 में से, रेजिस्टेंस 2 में से I2 करंट निकल रहा है, और रेजिस्टेंस 3 में से I3 करंट निकल रहा है। तीनों को मिलाएंगे तो पीछे से जो करंट आ रहा है I उसके बराबर होगा। लेकिन पीछे से करंट कितना आ रहा है ये भी नहीं पता हमें, पीछे से वोल्टेज कितनी ये भी नहीं पता हमें। अब लेकिन एक बात मुझे क्लियर है, मैंने आपको बताया था कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगते हैं तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो तीनों में कांस्टेंट रहती है। मैंने बताया ना कि जैसे हमारे घरों के अंदर जो पंखे हैं, बल्ब हैं, फ्रिज है, एयर कंडीशनर, सब पे वोल्टेज एक ही आती है, क्या, 220 वोल्ट। तो वही चीज़ यहाँ पर आएगी। अब ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल लगे हुए हैं, तो एक बात तो क्लियर है, तीनों के अक्रॉस वोल्टेज जो मिलने वाली है, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको हटा देता हूँ, ये V मिलने वाली, मैंने बोल दिया V है जी, पीछे से V आ रही है क्योंकि, तो तीनों के अक्रॉस V ही रहेगी। तो I1 हमें दिया हुआ है, तो I1 जो हमें गिवन है ना, मैं उससे I1 गिवन है यहाँ पर, R1 गिवन है, तो मैं V निकाल सकता हूँ। क्यों, देखिए I1 हमें गिवन है लेट इज 1 एम्पियर, और इसका रेजिस्टेंस भी पता है, तो मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। तो V इज इक्वल टू, देखिए V इज इक्वल टू R1 इंटू I1। तो V कितना है पता ही नहीं है, R1 कितना है 5, और I1 कितना है 1 एम्पियर का यार। तो वोल्टेज कितनी आई 5 वोल्ट। लीजिए वोल्टेज मिल गई है मुझे, ये वाली V। वंस वी गेट द V, अब हमारे लिए देखो रेजिस्टेंस 2 जो है इसके अक्रॉस भी वोल्टेज यही V रहेगी। तो अब मैं I2 निकाल सकता हूँ, क्योंकि 3 में से 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अब मैं देखा जाए तो I2 को निकालने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। तो V इज इक्वल टू R2 इंटू I2। तो V है 5, मैंने अभी भी निकाला है 5 वोल्ट, R2 4 इंटू I2, तो 4 इधर आ जाएगा, 5.4 इज इक्वल टू I2। तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसको 5 को 4 से, तो कितना बनेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा, तो यहाँ पर जो I2 आने वाला है वो 1.25 एम्पियर का आने वाला है। अब मैं निकालता हूँ क्या, कौन सा I3 निकालेंगे। तो इसके लिए I3 के लिए भी रेजिस्टेंस I और ये इसके दोनों तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्योंकि कांस्टेंट है, तो V वही रहेगा, V इज इक्वल टू R3 इंटू, और करंट रहेगा I3। V है 5, और रेजिस्टेंस 3 कितना है, 10 ओम का रेजिस्टेंस 3 है, लिखा होगा क्वेश्चन में गिवन नहीं है हमें 10 ओम। और करंट कितना है
I3 यही तो पता ही नहीं है, ये तो निकालना है मुझे, 10 को नीचे ले गए, 5/10 इज इक्वल टू I3, तो ये कितना आ जाएगा I3 फाइनली 0.5 एम्पियर का आ जाएगा। तो देखिए ये मैंने इसका I3 भी निकाल लिया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को छोड़िएगा आप, कोई हाई फाई चीज़ें नहीं हैं, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के रखिए। मैं आपको कह रहा हूँ ऑटोमेटिकली आप ही वो स्टूडेंट्स होंगे जो बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बाकी चाहे स्ट्रगल कर रहे हो, आप बेसिक्स कॉन्सेप्ट को आप नोटिस कीजिएगा, मैंने कोई नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैंने वही चीज़ बता रखी है जो स्टार्टिंग से वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। बस सही टाइम पे सही चीज़ को अप्लाई करना आपको सीखना है, बस समझ में आ जाएगा। बट इसको अप्लाई करना सीखने का जो तरीका है वो यही है कि प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा जोर दीजिएगा। आपके पास एक गोल्डन टाइम है इस टाइम पे, क्योंकि आप लॉकडाउन के अंदर हैं इस टाइम पे, तो आपके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको कि आप प्रैक्टिस बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत खुला टाइम पड़ा हुआ है। तो इसकी प्रैक्टिस को मत छोड़िएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट दिमाग में तो ताज़े बने रहते हैं और देर तक रिटेन रखते हैं हम चीज़ों को। ठीक है, तो पॉज कीजिएगा इसको और नोट कर लीजिए। ये स्टूडेंट्स, ये हमें डायग्राम दिया हुआ है, मैं डायग्राम बताता हूँ। ये एक्चुअल में एक वायर है जिसके अंदर 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये ए और बी पॉइंट दे दिया हमने, नाम दे दिया, और यहाँ से फिर आगे दो रेजिस्टेंस और जोड़ दिए, पैरेलल में है, बिटवीन बी एंड सी के बीच में दो रेजिस्टेंस जो लगाए हैं वो पैरेलल में लगा रखे हैं, 10 ओम का और 15 ओम का। हमें ये बोला हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन डायग्राम, 3 रेजिस्टेंस को हमने जैसे इस डायग्राम में शो किया ऐसे लगाया हुआ है, तो वो मैंने बता दिया कैसे लगाया हुआ है। इसमें एक इधर सीरीज में, बाकी दो पैरेलल में है। थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, 5 ओम के ऊपर से 1 एम्पेयर का करंट पास हो रहा है, मतलब यहाँ से पीछे से जो करंट आ रहा है वो इस जंक्शन तक रादर बोल लीजिए कि 1 एम्पेयर का करंट है। इसको अगर मैं पूरा कर दूँ सर्किट को तो कुछ ऐसा भी हो सकता है डायग्राम में, ये ठीक है ना, ये ऐसे हमने बैटरी जोड़ रखा है, पीछे से बैटरी में वोल्टेज कितनी है पता ही नहीं है, कुछ भी पता लापता है। कह रहे हैं व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रेजिस्टेंस, कह रहे हैं अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर से 1 एम्पीयर का करंट पास हो रहा है तो बताइए, कह रहे हैं बाकी दो में से कितना होगा। तो ये बात तो तय हो गई, पीछे से अगर 1 एम्पीयर का करंट आ रहा है तो यहाँ से जाकर ये इधर 1 का तो जा नहीं सकता, क्योंकि वही वाली बात है कि अगर 1 लीटर चीज़ है तो 2 को में बांटनी है तो दोनों में 1-1 तो ना कर सकते हैं। हाँ, उसमें पानी में आ तो अलग बात है, बट मैं वैसे जस्ट एक सिंपलिस्टिक मैनर में बोल रहा हूँ, है ना, लॉजिकल वे में। तो व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रेजिस्टेंस, इनमें करंट कितना होगा। दूसरा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, यहाँ पे इसके ए बी के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, और ए से लेके सी के बीच में कितना होगा। फिर व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। देखो मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप ना टोटल रेजिस्टेंस पहले निकालो, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालो कि इन तीनों से मिलकर पूरे सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो पहले सबसे पहले ऐसे उसमें क्या करो कि सबसे पहले जो ये पैरेलल में लगाए हुए हैं इनको पकड़ो। तो मैं निकालने जा रहा हूँ रेजिस्टेंस इन पैरेलल में जो लगे हुए हैं 1/10 प्लस 1/15, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में थे। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो 10 और 15 का आ जाएगा 30। 10 को किससे करेंगे, 30 आ जाए 3 से, 3 1 3। 15 को किससे करें, 30 आ जाए 2 से, 2 1 2। तो ये बन जाएगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 5/30, यानी कि टोटल जो ये पैरेलल जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बनेगा 30/5, 5 × 30। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल बनेगा 6 ओम, यानी कि जो पैरेलल में 10 ओम और 15 ओम के जो रेजिस्टेंस लगे हुए थे उन्होंने पूरे इस सर्किट के अंदर जो ऑपरेशन प्रोड्यूस की वो 6 ओम की। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मिटाकर इसी को ही मैं थोड़ा ठीक करता हूँ कि देखा जाए तो इन्होंने यहाँ इसको मैं ऐसे ही जोड़ देता हूँ 10 ओम 15। यहाँ पे मैं लक्ष्य बनाता हूँ, देखो ये रफ डायग्राम है, 5 ओम हो गया, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, और यहाँ पर ये सी पॉइंट है। तो बी और सी के बीच में ये दोनों ने मिलकर कितना प्रोड्यूस किया 6 ओम का। तो अगर आप देखें जरा ध्यान से, अब ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस आपस में कैसे दिखा रहे हैं सीरीज में। तो अब मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा, टी स्टैंड्स फॉर टोटल, क्योंकि ये 5 ओम का और 6 ओम का रेजिस्टेंस दोनों आपस में क्या है सीरीज में है। तो 5 + 6 सीरीज में क्या होता है पता है ना आपको, R1 + R2 ऐड हो जाते हैं,
तो 5 ओम प्लस 6 ओम कितना हो जाएगा 11 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर आया, मैंने सी पार्ट कर लिया, टोटल रेजिस्टेंस आया 11 ओम का। अब सर्किट में 11 ओम का टोटल सर्किट, अब अगर इसको मैं और फर्दर ठीक कर दूं तो देखो जी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है और 11 ओम का रेजिस्टेंस है ए और सी के बीच में टोटल। पीछे से करंट कितना आ रहा है 1 एम्पियर का। तो अब आपके पास देखो जरा ध्यान से देखिएगा, करंट है और टोटल रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। करंट और रेजिस्टेंस है V = R × I के फॉर्मूले पे लगाइए, तो टोटल आपके पास वोल्टेज आ जाएगी, वोल्टेज अक्रॉस AC के अक्रॉस तो आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ V = R × I। वोल्टेज पता नहीं है, रेजिस्टेंस है 11 ओम का और करंट है 1 एम्पियर का, तो वोल्टेज कितनी आई 11 वोल्ट आ गया। लीजिए, तो सर्किट में पीछे से 11 वोल्ट है, टोटल सर्किट के जो पीछे बैटरी लगाई हुई है 11 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है एक्चुअल में। यहाँ तक तो क्लियर है। तो वैसे ही देखा जाए तो ए और सी के क्रॉस पूछा हुआ था वोल्टेज कितना है, वो मैंने निकाल दिया। इन्होंने ए बी के क्रॉस भी पूछा हुआ है, यार ए बी के क्रॉस कितना आ रहा है वोल्टेज। चलो जी ऐसे करते हैं, ए बी के क्रॉस निकाल लेते हैं, ये वाला पार्ट जो है। तो मैं यहाँ पर इसको बिठा देता हूँ, ठीक है ना, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, वोल्टेज अक्रॉस ए बी, तो यहां पर देखिए ये वोल्टेज अक्रॉस ए बी जो है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर क्या है, 5 ओम का एक तो रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में, और पीछे करंट कितना आ रहा है 1 एम्पियर का। तो V = R × I के फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी, पर वोल्टेज मुझे पता नहीं है यहाँ पे। तो वोल्टेज = रेजिस्टेंस है 5 का और करंट है 1 का। तो यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगी, इसको मैं V1 बोल देता हूँ, रादर मैं यहाँ पे इसको बोल दिया ये V1 है यार, ये लीजिए V1। देखिए, तो ए बी के क्रॉस मैंने बोल दिया V1 बोल दिया, ठीक है ना, ये V1 मैंने बोल दिया, चलो इसके क्रॉस V1 वोल्टेज है, ठीक है ना, पीछे से V वोल्टेज आ रही है, बट एक्चुअली क्योंकि इसके क्रॉस अलग होगी और इसके क्रॉस अलग होगी, क्योंकि ये दोनों मिलकर आपस में है तो सीरीज में ही ना, ये वाले और ये वाले आपस में, तो इसके लिए वोल्टेज अलग हो जाएगी, इसके वोल्टेज अलग होगी, क्योंकि ये सीरीज में है। ये दोनों इंडिपेंडेंटली आपस में एक दूसरे के पैरेलल में है, बट अगर मैं इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालूं जो 6 ओम था और ये 5 ओम, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने बोला कि ये दोनों सीरीज में है, तो इसके लिए वोल्टेज अलग हो जाएगी, इसके लिए अलग हो जाएगी, तो इसके लिए मैंने बोल दिया V1। तो इसके लिए V1 बोला, तो V1 = ये R1 और करंट उसमें कॉन्स्टेंट था I। तो मैं इसको V1 की जगह लगाता हूँ V1, और अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ R1 है 5 ओम और करंट कितना पीछे से 1, तो V1 कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है जी, 5 वोल्ट हो गया। अच्छा, अब ऑब्वियसली 5 वोल्ट पीछे से कितना आ रहा है 11 वोल्ट, 5 वोल्ट तो इसने ले लिया, तो बाकी कितना बचा 11 में से, अगर मैं ये बोलूँ B और C के बीच में ये वाला पार्ट ये, तो यहाँ पे कितनी होगी वोल्टेज V2 बोल दूंगा मैं इसको, ठीक है जी। तो V2 कितना निकलेगा, पीछे से V आ रहा है और ये दोनों का सम होगा V1 + V2। तो V कितना है, V है हमें दे रखा है 11, पीछे की वोल्टेज जो 11 वोल्ट मैंने निकाला था, अभी भी निकाला था, पहले आपको निकाल कर रख रखा है, तो पीछे से आ रहा है 11 वोल्ट। V1 मैंने अभी भी निकाला है कितना, 5 वोल्ट चला गया इसके पास, तो बाकी जो बचा वो 6 वोल्ट इनके पास आएगा। ऐसा नहीं है कि आप वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे, ये V जो 6 वोल्ट आ रहा है उसमें से वोल्टेज, तो ये दोनों की आपस में क्या है पैरेलल है, तो इनके लिए कांस्टेंट रहेगा। तो V2, तो 11 में से 5 गए, 6 आ गया V2, 6 वोल्ट एक्चुअल में रहेगा यहाँ पर 6 वोल्ट, ठीक है। तो 6 वोल्ट का वोल्टेज रहेगी दोनों के क्रॉस, चाहे वो 10 ओम का है चाहे 15 ओम का है। अब आप ऐसे कीजिएगा, इसको आप पॉज कीजिएगा क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा इसको, और फिर मैं फर्स्ट पार्ट जो रह गया है कि भाई इसके यहाँ पर कितना करंट जा रहा है, मैंने बोला I1, और इसके क्रॉस कितना जा रहा है, मैंने बोला I2। करें ये दोनों करंट, व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस के क्रॉस बाकी कितना करंट जा रहा है वो पूछा हुआ है हमसे। पीछे से 1 एम्पीयर आ रहा है, बट इसमें और इसमें कितना जा रहा है ये निकालना है। तो ये मैं वोल्टेज मुझे पता लग चुकी है, रेजिस्टेंस पता है दोनों के, तो मैं दोनों के I1 और I2 निकाल पाऊंगा। लेकिन पहले आप इसको पॉज कर लीजिएगा और इस वाले पार्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो है ना, इसमें अब मुझे I1 और I2 निकालना है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज तो
जो है वो हमारे पास क्या है 6 वोल्ट है। तो V इज इक्वल टू मैंने इसको बोल दिया इस केस के लिए R1 और करंट इसको I1 जाएगा। तो V 6 वोल्ट है, रेजिस्टेंस है यहाँ पे 10 ओम का और करंट मुझे पता नहीं है। तो 6/10 इज इक्वल टू I1। तो ये कितना बनेगा I1 फाइनली I1 आ जाएगा 0.6 एम्पियर। और जो रहा फिर है इसके क्रॉस, तो V इज इक्वल टू R2 इंटू I2। तो इसमें भी वोल्टेज 6 वोल्ट ही रहेगा क्योंकि दोनों पैरेलल में थे। तो पैरेलल में हमेशा बार बार बोल रहा हूँ वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहती है। जितने मर्जी रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगा दो, हमारे घर में शायद 50 स्विच होते होंगे, 50 के 50 स्विच, जितने भी उस 50 स्विच से 50 तरह के अप्लायंसेस चलाएंगे आप, हर एक अप्लायंस के क्रॉस जो वोल्टेज रहेगी 220 ही रहेगी। ठीक है ना, ये वो चीज़ है। तो रेजिस्टेंस 15 ओम का है इंटू I2, तो 6/15 इज इक्वल टू I2। तो 3 से करिए, 3 नीचे है, 3 5 15। तो ये मैंने डिवाइड कर देता हूँ 2 को 5 से, पॉइंट लगाया 0, 5 के 20। तो I2 कितना आ गया 0.4 एम्पियर। और अगर आप देखिएगा ध्यान से देखना जरा इसको, 0.6 और 0.4 को ऐड करके देख लो, 0.6 और 0.4 को ऐड करेंगे तो 1 ही बनेगा। तो ये चेकिंग भी हो गई कि पीछे से करंट तो 1 एम्पियर ही आ रहा है, लेकिन 0.6 एम्पियर इसके पास चला गया, 0.4 एम्पियर इसके पास चला गया, दोनों ऐड करेंगे तो पीछे से 1 के बराबर ही आएगा। तो ये पॉज ऑन द वीडियो और इसको आप अब नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।